जी नमस्कार मित्रों। तो यूपीएससी मेंस इकोनॉमी के लिए एक मुद्दा समझते हैं। असल में आसाम स्टेट सर्विस में एक प्रश्न पूछा जो मुझे अच्छा लगा और यूपीएससी मेंस में भी इसकी समझ अपने को ज़रूरी है। वो कुछ ऐसा कहना चाहता है कि भारत देश में सोशल इंश्योरेंस पे जितना जोर दिया जाता है, मान लीजिए 5 किलो सरकार द्वारा बजट में जितना पैसा डाला, जितना एफोर्ट अवेयरनेस डाला, उसके मुकाबले सोशल असिस्टेंस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। मान लीजिए इधर 10 किलो वजन दिया जा रहा है भारत में, और बाकी डेवलपिंग कंट्री विकासशील देशों में ऐसा होता है, जबकि अमेरिका में इसका उल्टा है। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में आसाम स्टेट सर्विस की मेंस एग्जाम में उन्होंने पूछा था। आप वीडियो पॉज करके सुकून से पहले ये प्रश्न पढ़ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली व्हाट दे आर आस्किंग इज कि भाई इंडिया में सोशल इंश्योरेंस के मुकाबले सोशल असिस्टेंस को ज़्यादा जोर देते हैं, जबकि अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री में सोशल इंश्योरेंस को ज़्यादा फोकस किया जाता है। इस पे चर्चा करो तो यूपीएससी मेंस के लिए मुद्दा समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जल्दी बता दूं कि अभी अनअकैडमी का ऑफर कुछ चला है, अप टू 50% ऑफ, कि जहां पर जनरल स्टडीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, तो इन लेस देन 40,000 रुपीज़, 39,000 समथिंग में उसकी सब पूरी आपकी बैच शुरू हो रही है, जिसमें लाइव क्लासेस, नोट्स, प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, डाउट रेजोल्यूशन, ये सब होगा। उसके ऊपर आप ऑप्शनल का एड ऑन भी खरीद सकते हैं, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, पॉबेड, एंथ्रो, ज्योग्राफी वगैरह के अंदर आपको पूरी सपोर्ट दी जा रही है। फिर वापस आते हैं। अब जो प्रश्न था उसमें सबसे पहले कुछ टर्म्स को समझते हैं। जो लोग नए हैं अपने चैनल में उनको मैं बता दूं कि ये सोशल प्रोटेक्शन या सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा क्या है। इसका मतलब ये है कि जो भी मजदूर हैं उनको हम मदद करें, जब वो मर जाए उसकी फैमिली को पैसा मिले, या वो विधवा हो जाए महिला उसको कुछ सपोर्ट मिले, अपाहिज हो जाए, नौकरी चली जाए, रिटायर हो जाए तो पेंशन मिले, प्रेगनेंसी के चलते अगर महिला काम पे नहीं जा रही तो जितने दिन नहीं जा पा रही तो मैटर्निटी बेनिफिट यानी मातृत्व लाभ मिले। ये सब चीज़ों को हम बोलते हैं सोशल प्रोटेक्शन। अभी सोशल प्रोटेक्शन हम कैसे दे सकते हैं, तो उसके दो तरीके। पहला तरीका ये है कि आप उनको सीधा पैसा दे दो, अनाज दे दो, रोजगार दे दो। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, कि जिसमें गांव वालों को अप टू 100 डेज का रोजगार दिया जाता है। दूसरा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें 5 किलो अनाज दिया जाता था। पहले पैसा फ्री में देते हैं, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके अलावा एक नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ग्राम विकास मंत्रालय का, कि इसमें ये जो गरीब लोग होते हैं उनको सीधा ही पेंशन दिया जाए, घर का मुखिया मर जाए तो फैमिली को कुछ इंश्योरेंस का पैसा दिया जाए, ऐसी ये स्कीम है। तो ये सब में आप समझो क्या हो रहा है कि सीधा पैसा, सीधा अनाज, सीधा रोजगार दिया जा रहा है। इसको हम बोले सोशल असिस्टेंस, मतलब कि जो बेनिफिशियरी है इसको ये फ्री में यानी कि मुफ्त में मिल रहा है। ऑन दी अदर हैंड सोशल इंश्योरेंस क्या होता है कि आप उस गरीब आदमी से कुछ फीस का पैसा लोगे और भविष्य में उसको कुछ पेंशन बीमे का फायदा मिले, जैसे ईपीएफओ और ईएसआईसी स्कीम से। पेंशन और इंश्योरेंस के लिए सरकार की अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, बहुत कुछ। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, इधर तुम ये ईपीएफओ का नाम ले रहे हो और तो वो तो, और ये पेंशन स्कीम का तो पेंशन हुआ ना, इंश्योरेंस कैसे हुआ। तब देखिए जो सोशल इंश्योरेंस यहाँ पर पूछा जाए, मतलब इंश्योरेंस मतलब आप मर जाओ और पैसा मिले, उतनी सीमित इसकी समझ या व्याख्या नहीं है। खासकर जब हम लोग इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और दूसरे कुछ इकोनॉमी की एकेडमिक साइट्स देखें, तो वो उसका काफ़ी लिबरल इंटरप्रिटेशन देते हैं कि जहाँ पर इंश्योरेंस के अलावा पेंशन को भी उसमें कवर किया जाता है। हाँ तो ठीक है, ये सोशल इंश्योरेंस का मतलब आपको क्या रखना है कि भाई ये फ्री नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ पैसा थोड़ा बहुत देना पड़ेगा उस गरीब आदमी ने। खैर अभी वापस अपने प्रश्न पे आते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, मतलब इन द डेवलपिंग इकोनॉमीज, सामाजिक सुरक्षा के लिए, मतलब फॉर द सोशल असिस्टेंस, माफ कीजिए, फॉर द सोशल प्रोटेक्शन, सामाजिक सहायता सामाजिक बीमा की तुलना में अधिक आम और महत्वपूर्ण है। चर्चा करो या मूल्यांकन करो। सोशल असिस्टेंस मेजर्स, मतलब कि जो फ्री में दिया जाता है वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा कॉमन है कंपेयर टू सोशल इंश्योरेंस की जो फ्री नहीं होता है, जैसा ये ईपीएफओ वगैरह है, उसमें आपका खुद का पैसा भी कटता है, इट इज़ नॉट फ्री। इस पे चर्चा करो, मतलब ऐसा क्यों होता होगा। तो वापस से सपोज एक बजट हम निकालें और उसमें कितना एलोकेशन हुआ, और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, तो पता चले सोशल असिस्टेंट के नाम पे जो फ्री में सब देना है, फूड सिक्योरिटी का, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, 100 दिन का रोजगार, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम में फ्री में पेंशन,
ये सब ज़्यादा देते हैं कंपेयर टू ये जो भी जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ईएसआईसी का, वर्कर हेल्थ इंश्योरेंस, ईपीएफओ का, प्रोविडेंट फंड वगैरह, लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम वगैरह। तो ऐसा क्यों है? मतलब इसके क्या कारण हो सकते हैं? 2-3 कारण है और बहुत आसान लॉजिक है। देखिए, भारत जैसे डेवलप्ड में गरीब लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं और वो सब लोग पैसा दे के प्रीमियम वाली चीज़ कोई खरीद सके वो मुश्किल है। खासकर कोरोना के बाद ये तकलीफ और बढ़ गई है। एक डेटा याद रखना है मेंस आंसर राइटिंग के लिए। वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है, पॉवर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, ऐसा कुछ 2022 में। उसका ये कहना है कोरोना के बाद जो लोग गरीबी में वापस धकेले गए, पूरी दुनिया में 71 मिलियन और इंडिया के अंदर 56 मिलियन। आप कहें धकेले गए, इसका मतलब क्या है? अब जैसे वो एक सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनी थी, उसने ये कहा कि अगर आप शहर में रहते हैं और महीने के 1000 रुपये भी नहीं खर्च कर पाते तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन है, आप गरीबी रेखा के नीचे। तो समझो कि कोरोना से पहले कुछ ऐसे फैमिली होंगे कि जो 1200 रुपये खर्चते होंगे, तो हम बोले ये बीपीएल नहीं है, पर कोरोना में आमदनी चली गई, नौकरी चली गई, तो उसको धक्का मार के वापस वो नीचे गिर जाएगा। तो सपोज 999 रुपीज़ स्पेंड करता है, तो अभी वो गरीब है। तो ऐसे 56 मिलियन नए लोग गरीबी में ऐड हो गए। अब आप सोचो ये लोग पहले से गरीब हैं, तो वो क्या ही ईपीएफओ, ईएसआईसी, ये जीवन ज्योति बीमा योजना वगैरह के इंश्योरेंस की, पेंशन की प्रीमियम फी भरेंगे? तो सरकार को उनकी हेल्प करना ज़रूरी बनता है। एंड देयरफॉर ये फूड सिक्योरिटी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो अनाज दे दिया, मनरेगा में 100 दिन का काम दे दिया, रोज़गार दे दिया गांव में, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के नाम पे फ्री में उनको पेंशन दे दिया, खासकर विधवाओं को, बुजुर्गों को, अपाहिजों को। सो यस, इट इज़ इनएविटेबल, इट इज़ रिक्वायर्ड। दूसरा कारण, जो गरीब लोग हैं उनकी जो सैलरी बढ़ रही है उसके मुकाबले महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसका मैं रियल लाइफ आपको एग्जांपल लूँ। गुजरात में मिनिमम वेजिस, न्यूनतम वेतन, मतलब फैक्ट्री मालिक इससे कम सैलरी में किसी को नहीं रख सकता, वो गैर कानूनी माना जाएगा। तो 2014 में मिनिमम वेजिस स्किल्ड वर्कर के लिए थे करीब 9,800 रुपये। फिर सरकार ने 2022 में उसको बढ़ा के कर दिए 12,300 रुपये के आसपास। तो ये यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया? 25%। मतलब समझो 2014 से लेके 22 कितने 8 साल के अंदर सैलरी बढ़ी है 25%। और उसी समय में महंगाई कितनी बढ़ी है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑल इंडिया, आप कहेंगे उसमें तो 2 to 6% या बहुत खींच के 7% महंगाई बढ़ती है ना भाई। आप ईयर ऑन ईयर की बात करें, पिछले साल के मुकाबले इस साल, अगर मुझको पता करना हो कि 2014 के मुकाबले आज की तारीख में कितने परसेंट महंगाई बढ़ी है, तो वो है करीब 37%। आप कहिए ये तुम किधर से लेके आए? देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के इंडेक्स नंबर पब्लिश किए जाते हैं। तो 2014 में इंडेक्स नंबर था 119 और 2022 में हो गया 164। तो इधर से इधर ये कितना बढ़ा है? 37%। तो 2014 के मुकाबले मतलब ये करीब 8 साल में महंगाई 37% बढ़ी है। तब आप सोचो, जस्ट अ मिनट, 25% आपकी सैलरी बढ़ी, लेकिन उसी दौरान महंगाई बढ़ गई 37%। तो आप कैसे कोप अप कर सकते हैं? आपका पैसा बच्चों की पढ़ाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, घर का ये खाना, दूध, ये सब लाने में ही खर्च हो जाएगा। तो कहाँ पेंशन, मतलब पैसा बचेगा कि आप ये एलआईसी की पॉलिसी खरीदो या कोई पेंशन स्कीम में ज्वाइन करो? तो यानी कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अफोर्ड प्रीमियम या फीस फॉर ईपीएफओ, ईएसआईसी, अदर पेंशन इंश्योरेंस स्कीम्स। ये एक तकलीफ हुई। तो उनको तो फिर सोशल इंश्योरेंस जो कि फ्री नहीं होता है उसमें वो लोग जाएंगे नहीं, तो सरकार दमखम भी लगाए सामने, वो लोग आएंगे नहीं। इसलिए सरकार ने तो उनको वो सब जो मैंने आगे आपको बताया, ऐसी असिस्टेंस प्रोग्राम फ्री में देना पड़ेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, मतलब असंगठित क्षेत्र के मजदूर। असंगठित में क्या आएगा? जैसे ये साइकिल वगैरह खींचने वाले, हेयर सलून, शू मेकर, फिर वो जो रेलवे में कूली वगैरह का काम करते हो, ऐसे सब गरीब लोग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। तो भारत में ऐसे कितने हैं? लेबर मिनिस्ट्री ने एक ई श्रम पोर्टल बनाया जिसमें ये लोग रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के हिसाब से करीब 28 करोड़ है। असल ज़िंदगी में उससे ज़्यादा ही होंगे क्योंकि सब लोगों ने रजिस्टर नहीं किया होगा। ऑन दी अदर हैंड, ईपीएफ रजिस्टर्ड वर्कर कितने हैं? तो वो ईपीएफओ वेबसाइट वगैरह से निकाले कुछ तो 1.4 करोड़ के आसपास है। मतलब ये इसके मुकाबले काफ़ी कम है। तो यानी सब लोग को तो ईपीएफओ का कवरेज वैसे भी नहीं। तो अगर सरकार को भी फोकस करना हो तो क्या वो ये सोचेगी कि बाकी सब लोग जो ईपीएफओ के लिए एलिजिबल नहीं है
उनको हम कुछ हेल्प करें और उनको हेल्प करने जाओ तो फ्री में देना पड़े, ऐसी सब सीन बने। देयरफॉर ये मनरेगा, फ्री में फूड देना वगैरह चीज़ें ज़्यादा फोकस में रहती। तो यानी अब हमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स बनाने हो कि क्यों ये सोशल इंश्योरेंस टाइप की चीज़ें भारत के अंदर उसको कम दी जाती है, या कम है, या सरकार का उस पर फोकस कम है, या बजट में कम अटेंशन है, ऐसा क्यों है? पहला कारण है अफोर्डेबिलिटी। गरीब लोग के लिए वो सब खरीदना मुश्किल है, महंगाई बढ़ रही है, उसकी सैलरी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही। दूसरा, ये जो ईपीएफओ ईएसआईसी वगैरह होते हैं उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन होते हैं कि इतनी साइज़ की फैक्ट्री है, उसमें इतने से कम सैलरी है तो इसको इतना मिलेगा। तो बहुत सारे गिग वर्कर, मतलब स्विगी जोमेटो के डिलीवरी बॉय, जो कॉन्टैक्ट में लिखा होता है कि भाई तुम तो हमारी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो। फिर ये बहुत सारे इनफॉर्मल वर्कर जिनका अपने पास कोई कागज़ नहीं है प्रूफ का कि मैं जॉब करता हूँ, फैक्ट्री में काम करता हूँ, वो सब का इसमें कवरेज नहीं हो पाता। और यही विसंगति हमको पिछली स्लाइड में भी दिखी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर कितने 28 करोड़, और ये ईपीएफ वाले कितने 1.4 करोड़। तीसरा कारण, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, प्रवासी मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, खासकर कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करने वाले, तो उनका कोई परमानेंट एड्रेस होता नहीं। और अगर हो भी तो मान लीजिए उसको एलआईसी या कोई उस पर लेटर लिखेगा कि भाई तुम्हारी पॉलिसी एक्सपायर हो रही है, इसको रिन्यू करो, इतना पैसा है, तो उसको ध्यान में भी नहीं है। 6 महीने बाद वो घर जाएगा, तब तक वो सब एक्सपायर हो गया होगा, उसके पास सीजनल वेरिएशन होगा, कभी पैसा होता है नहीं होता है, तो वो कैसे रिन्यू करे? ऑफकोर्स अभी तो सब चीज़ें ऐसी है कि सीधा बैंक अकाउंट से पैसा कट जाए वगैरह वगैरह, बट इतने सालों तक तो नहीं था। एज अ रिजल्ट दे वर नॉट कवर्ड एंड गवर्नमेंट वांटेड टू हेल्प देम, तो वो फ्री में सब उनको दिया जाता था। बस, तो ये सब के आसपास अब अपना जवाब हम फाइनलाइज करते हैं। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, आप डिफाइन करो कि सोशल प्रोटेक्शन क्या होता है, कि एक वर्कर को, उसकी फैमिली को डेथ, एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी वगैरह से बचाने के लिए जो कवरेज दिया जाए, दैट इज़ सोशल प्रोटेक्शन। उसके आप एग्जांपल देंगे, पेंशन, इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मैटरनिटी बेनिफिट वगैरह। फिर आप कुछ डेटा भी दे सकते हैं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है जिसके अंदर करीब 140 करोड़ की आबादी है, जिसके अंदर करीब 16% लोग गरीब हैं, एज पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। तो इन सब को सोशल प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। अब इसके लिए दो काम हो सकते हैं। गवर्नमेंट इज़ रनिंग वेराइटी ऑफ स्कीम। पहला, सोशल इंश्योरेंस दिया जा रहा है, जैसे ये ईपीएफओ, ईएसआईसी वगैरह। और दूसरा, सोशल असिस्टेंस दिया जा रहा है, जैसे वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और मनरेगा और ये सब फ्री में जो दिया जा रहा है। फिर बॉडी के अंदर आप आर्ग्यूमेंट बताएंगे जो मैंने आपको बताए, अफोर्डेबल नहीं है, अवेलेबिलिटी, गांव में सब लोगों को इसकी जानकारी ना हो, खरीदना हो तो उसकी कोई फॉर्म आसानी से ना मिलता, उसे लेके बहुत कुछ। सो देन यू मेक द आर्ग्यूमेंट्स इन द बॉडी पार्ट, एंड लास्टली कंक्लूजन में आप क्या करोगे? कंक्लूजन का टेम्पलेट कुछ ऐसे कर सकते हैं, एक्स थिंग इज इंपॉर्टेंट, क्या 100% सोशल प्रोटेक्शन फॉर द पुअर पीपल, वो ज़रूरी है सबको कवर किया जाए, सुरक्षा, सबको सामाजिक सुरक्षा मिले। बट वाई थिंग इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, किस चीज़ से समस्या आ रही है? एक तो अफोर्डेबल नहीं है गरीबों के लिए, और दूसरा आसानी से अवेलेबल नहीं है, खासकर गांव में, क्योंकि वहाँ सब बैंकिंग पेनिट्रेशन, जो भी इंश्योरेंस पेंशन की जो अवेयरनेस के एजेंट वगैरह के पेनिट्रेशन कम है। आरबीआई का कुछ एक रिपोर्ट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, कि जिसमें अगर 100% स्कोर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी ये करीब 50% की रेंज में ही है। सो दैट मीन्स वी हैव टू डू मोर। देयरफॉर जेड स्टेप्स आर इनएविटेबल, कि अंत में क्या होगा कि सरकार ने फ्री में उन सबको सोशल असिस्टेंस देना पड़े, जैसे मनरेगा, सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, फूड सिक्योरिटी, 5 किलो फ्री में अनाज वगैरह। हालांकि भविष्य में हमको क्या करना चाहिए, हमें गरीबों की लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, जीवन निर्वाह की सब चीज़ें, अवसर बढ़ाने चाहिए, ताकि उसको इतनी सैलरी, इतना पैसा मिले कि खुद का वो इंश्योरेंस पेंशन खरीद सके, अफोर्ड कर सके, आसानी से अवेलेबल हो, सो दैट पीपल बाय देयर सोशल इंश्योरेंस बाय देम सेल्व्स, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका, यूरोप में होता हो। एंड देन इट विल हेल्प इन अ लॉन्ग वे, बोल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कुछ नंबर डाल दो, कौन कौन से, जैसे गोल नंबर 1 गरीबी हटानी है, गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी, खासकर महिलाओं को, विधवाओं को ये सब कवरेज मिले, एंड एज अ रिजल्ट गोल नंबर 10 की असमानता कम करनी है, अमीर गरीब की, गांव शहर की, उसमें ये सब मदद कर सकता है। सो दैट वाज द आंसर। बाकी जैसे शुरू में बताया मैंने, अन अकेडमी के अंदर 2024 को आप टारगेट कर रहे हैं, तो नए नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, कंप्लीट बैच, और उसमें भी अप टू 50% ऑफ यूजिंग द कूपन कोड monal.org, ताकि जीएस की आप तैयारी करीब 39,000 के आसपास में, और उसमें आपको प्लस, मतलब कि लाइव क्लासेस सभी सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, नोट्स, प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, डाउट रेजोल्यूशन, ये सब, और
सब टॉप एजुकेटर से अच्छी पढ़ाई आपकी हो सके। एडिशनली आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी उसमें ऐड करना है, उसका भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी हमारे साथ PSIR, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, पॉबेड, एंथ्रो, जोग्राफी के टीचर्स हैं। अलग से लेना हो तो देयर इज़ 12,999। हालांकि उसमें भी ये monal.org डिस्काउंट कूपन से आपको कुछ और ऑफ हो जाएगा, अदरवाइज कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस थिंग्स, लिंक्स इज इन द डिस्क्रिप्शन, लेट्स क्रैक इट।